हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में। कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, कुछ और टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देख लेते हैं अभी तक कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं, नए टॉपिक्स हमारे पास क्या आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, फूड क्या है, फूड रिसोर्सेज क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमने कहा कि कौन कौन से फैक्टर है जिन पे क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास आते कि क्या आवश्यकता है हमें इस चैप्टर को पढ़ने की, क्या रिक्वायरमेंट है फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की, वो आपने पढ़े हैं। इसके अलावा आपने व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जाना। अब हम बात कर रहे हैं क्रॉप, उसके एग्जाम्पल और उसकी क्या वैल्यू है, यानी कि क्यों हमारे लिए ये जो क्रॉप्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप्स के कुछ टाइप्स आते हैं यहाँ पर। इसी के साथ हम यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, जिसमें आपने कहा कि डिपेंड करता है कि यहाँ पर अगर क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा है कितने एरिया में किया जा रहा है। अगर बड़े स्केल पे किया जा रहा है तो यहाँ पर जो कॉस्ट होगा वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए वो ज़्यादा होगा। अगर बहुत कम एरिया में किया जा रहा है तो नो कॉस्ट या लो कॉस्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा था हम बात कर रहे थे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के बारे में और पोषक तत्वों के बारे में कि वो कौन से पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमने कहा 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि 16 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। 16 आवश्यक पोषक तत्वों में से आपने टेबल देखी और आपने 16 पोषक तत्वों के नाम यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था, हमने बात की है कि कौन से जो पोषक तत्व हमें हवा से मिलते हैं, कौन से हमें पानी से मिलते हैं, कौन से हमें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो कुछ हमारे पास आए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, जिसमें आपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की। आपके लिए जो क्वेश्चन होमवर्क में था वो क्या था, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। आपके लिए जो क्वेश्चन था, क्या होगा यदि चलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया था और क्वेश्चन था आपका, क्या होगा यदि पौधे में उपयुक्त पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या अधिक हो। क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो कौन सा प्रभाव पड़ेगा, अगर अधिक हो तब भी यहाँ पे पौधों पे फर्क पड़ेगा या उन पे कोई असर दिखेगा या नहीं दिखेगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। कुछ बच्चों ने अगर इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा तो वो अपने आंसर को पढ़ेंगे। अगर किसी ने नहीं किया है तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से अपना आंसर यहाँ पे नोट कीजिए। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है यदि ये जो पोषक तत्व हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी मात्रा अगर आवश्यकता से अधिक होती है या आवश्यकता से कम होती है या सामान्य रहती है, इन तीनों परिस्थितियों में क्या फर्क यहाँ पर पड़ता है। क्वेश्चन पढ़िए और अपने आंसर को एक बार कॉपी में लिखिए। चलिए, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। यहाँ पर आपका, अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो हमने कहा कि यदि किसी पौधे में पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक होता है, यानी कि यदि इसकी पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या आवश्यकता से अधिक होती है, तो दोनों का प्रभाव पड़ता है पौधे पे। अब कैसे पड़ता है, चलिए यहाँ पर देखते हैं।
यहाँ पर क्या है, हमने कहा पोषक तत्वों की जो इतनी मात्रा है वो पौधे के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, ये हमने कहा कि यहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा, ठीक है, ये लाइन जो हमें बताती पोषक तत्वों की मात्रा है। हमने कहा पोषक तत्वों की जो इतनी मात्रा है, यहाँ तक जो पोषक तत्व हैं ये क्या है, उपयुक्त होते हैं पौधे के लिए। अगर यहाँ पर पोषक तत्वों की जो मात्रा है, हमने कहा पोषक तत्वों की जो मात्रा है अगर अधिक हो गई, जैसे कि ये पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो गई या फिर हमने कहा कम हो गई, तो क्या इसमें फर्क पड़ेगा, ये आपको समझना है। अगर पोषक तत्वों की मात्रा इतनी है तब तो ठीक है, लेकिन इससे अधिक हो गई या इससे कम हो गई तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, हमें ये समझना है। तो इतनी बात अगर हम कहें, सबसे पहले हम समझते हैं कमी को। पोषक तत्वों की मात्रा में अगर कमी आ गई तो कमी से क्या होता है, जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमने कहा कि हमारी बॉडी में क्या होता है, पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, कमजोरी होती है, जिसे आप कुपोषण कहते हैं। कुछ वैसा ही पौधे में भी होता है। अगर कमी हो गई तो हम कहते हैं डेफिशिएंसी हो गई है। डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। और अगर अधिकता हो गई तो क्या होगा, अगर हमने कहा अधिकता हो गई है तो हम कहते हैं टॉक्सिसिटी हो गई है। पहले इन दो वर्ड्स को समझिए कि दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पर। चलिए, अब हमने बोला अगर कमी हो जाती है तो कमी से भी कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कमी से क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी, और कमी से भी कुछ प्रभाव पड़ेंगे। अगर अधिकता हो जाती है तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल समझिए, अगर हम किसी पौधे को पानी में ही डुबो कर रखें, वहां पे हमेशा हर वक्त पानी, यानी कि पानी की जब अधिकता हो जाती है तो आप देखते हैं कि जो जड़ें होती हैं वो क्या होती है, सड़ने लगती हैं, और पेड़ जो है वो वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या हुआ, टॉक्सिसिटी हो गई। अगर कमी हो गई तो कमी को आप समझते हैं कि कमी से क्या आ जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपने कहा व्हाट हैपेंस इफ प्लांट लैक दीज न्यूट्रिएंट्स, की क्या होगा यदि इन प्लांट्स में क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, यानी कि डेफिशिएंसी होगी। तो आपने कहा द यील्ड मे बी अफेक्टेड एज प्लांट वुड नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्लांट में कोई भी प्रोसेस नहीं होगी उसमें। आपने कहा फोटोसिंथेसिस, अगर हमने कहा कि पानी की अधिकता या कमी हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है। हमने कहा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पा रही है। इन शॉर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहाँ पे रुक जाती है। प्लांट ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड, प्लांट्स कैन गेट डिजीज इजली। आपने कहा कि जो प्लांट है उसमें डिजीज इजली वहां पर आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ कैन वी इंक्रीज द यील्ड बाय प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। हम यहाँ पर सारे पोषक तत्वों को प्रदान करके पौधे की जो वृद्धि है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ क्या आते हैं, चीजें आती हैं, जैसे कि यूजिंग मैन्योर, ठीक है। हम खाद और उर्वरकों का यूज कर सकते हैं। खाद और उर्वरक क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें आप अपनी फसल में अगर डालते हैं या फिर जिन्हें आप अपने खेतों में डालते हैं तो वहां पर जो उपजाऊ क्षमता है वो अधिक होती है, आपको अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्योर के बारे में, खाद के बारे में। खाद का निर्माण कैसे होता है, खाद के क्या क्या यूज होते हैं, खाद के क्या क्या यहाँ पे फीचर्स होते हैं या गुण होते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि खाद जो है वो बनती कैसे है, तो जो जैविक कचरा होता है, जैविक कचरा यानी कि जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है यहाँ पर, उससे खाद का निर्माण होता है। कैसे, आपने देखा होगा, आपने फल सब्जियों के छिलके हैं या जो खाना है उसे आपने एक गड्ढे में डाल दिया है, वहां पर वो जो खाना होता है वो सड़ गल करके क्या बनता है, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, वो क्या करते हैं, उस कचरे का, जो जैविक कचरा है उसका अपघटन करते हैं। अब जैविक कचरे का मतलब क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है। वो कचरा जिसका निर्माण किसी जैविक से, किसी लिविंग से हो रहा है। अब हमने कहा अगर हम फल सब्जियां या बचा हुआ खाना या फिर हम पेड़ पत्तियां पौधे, जो भी पौधे से रिलेटेड अगर हम इनकी बात करें तो ये जैविक कचरा है, क्योंकि कभी ना कभी जो प्लांट था वो कैसा था, लिविंग था। उसकी पत्तियां, उसकी लकड़ियां, उससे जो अनाज निकला है, उससे जो फल निकले हैं, उससे जो सब्जियां निकली हैं, ये सभी क्या है, जैविक कचरे में शामिल है। वैसे ही हमने कहा एनिमल्स की जो डेड बॉडी है वो भी जैविक कचरा होता है, और अपघटक क्या करते हैं, इनका अपघटन कर लेते हैं। क्लियर है इतना। अब अगर हम खाद की बात करें तो आपने देखा होगा जो काव डंक होती है
उसका भी यूज हम क्या करते हैं, एज अ खाद के रूप में हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो कचरा या फिर जो वेस्ट मटेरियल हमें किसी लिविंग से प्राप्त हो रहा है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसे फिर से हम उसका रीयूज कर सकते हैं और उससे खाद का निर्माण कर सकते हैं। अब खाद और उर्वरक क्या होते हैं, इनमें हम जो कंपैरिजन है तब देखेंगे जब आप उर्वरकों को भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खाद के बारे में, मेन्योर के बारे में। आपने कहा मेन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनिमल एक्सक्रीट एंड प्लांट वेस्ट। हमने कहा कि जो मेन्योर है, जो खाद है, पौधे को सभी पोषक तत्व प्रदान करके उपज कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने कहा सबसे पहले खाद का उपयोग करके, पशुओं के मलमूत्र और पौधे के अपशिष्ट का उपयोग करके हम खाद तैयार कर सकते हैं। यही तो हमने बोला था कि जो पशुओं का यानी कि जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, जिसे हम गोबर भी कहते हैं, काउडंग जो होती है, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, अपने खेतों में करते हैं। जब पारंपरिक खेती की बात आती है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो खाद का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट हमने कहा, अब बात करते हैं फंक्शंस और फीचर्स ऑफ मेन्योर, यानी कि खाद के क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने कहा मेन्योर मेनली कंटेन ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेंगे, इनहांस करेंगे। क्या बोला हमने, पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है, खाद में मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, दोनों चीजें, उर्वरकता या उपजाऊ क्षमता। उपजाऊ क्षमता क्या होती है, समझते हैं आप लोग। कोई पौधा किसी मिट्टी में कितनी अच्छे से उपज रहा है, कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, उपजाऊ क्षमता कहते हैं। क्लियर है इतना। अब हमने बोला यहाँ पर कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कौन बढ़ा रहा है, हमने कहा ये जो आपकी खाद होता है या मेन्योर होता है, क्या होते हैं इसमें होते हैं कुछ कार्बनिक पदार्थ। अब ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो फसल है वो और अच्छे से ग्रो होती है। नेक्स्ट हमने बात की, इट ऑल्सो कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटी विच आर देन सप्लाइड इन अ सॉइल ऑन एडिंग मेन्योर। आपने कहा कि इनमें कुछ मात्रा में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर कुछ मात्रा में पाए जाएंगे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। तो पढ़ लेते हैं। हमने कहा इनमें थोड़ी मात्रा में पोषक तत्व भी होते हैं जो खाद डालने पर मिट्टी में मिल जाते हैं। The soil structure also enhances due to the manure to tend to hold more amount of water। आपने कहा खाद के कारण मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है, इससे पानी की मात्रा अधिक होती है। कैसे होता है इसमें सुधार, उसके बारे में हम इस टॉपिक के बारे में, इस पॉइंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमने कहा ऑर्गेनिक मैटर अवॉइड वाटर लॉगिंग एंड आर ड्रेनेज इन अ क्ले सॉइल। हमने कहा कि कार्बनिक पदार्थ चिकनी मिट्टी में जल भराव और जल निकासी से बचाता है। इस पॉइंट को भी हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है, मैन्योर इज प्योरली ऑर्गेनिक, हैंस यूजिंग अ मोर मैन्योर इज कम्प्लीटली हेल्दी फॉर द प्लांट एज वेल एज द इन्वायरमेंट। हमने कहा कि खाद पूरी तरह से जैविक है, इसीलिए अधिक खाद का उपयोग पौधे के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी पूरी तरह से क्या है, स्वस्थ है। यूजिंग मैन्योर इज अ वे टू रिसाइकल फार्म वेस्ट। हमने कहा कि खाद का उपयोग खेत के कचरे को पुनर्चक्रित करने का एक तरीका है। आपको इस पॉइंट को ये जो लास्ट के आपके 4 पॉइंट्स होते हैं इनके बारे में हमें और डिस्कस करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, विशेषता ही आपको नोट कर लेनी है। एक एक करके सब चीजों को फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि खाद के कारण मिट्टी की संरचना में कैसे सुधार होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो आपको पॉइंट बताता है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट, दोनों आपको बताते हैं। होता क्या है कि मिट्टी, हमने देखा कि हमारे पास जो मिट्टी आती है वो 3 प्रकार की आती है। एक मिट्टी जो बहुत महीन होती है, जिसके कण बहुत महीन होते हैं, ठीक है, बहुत महीन कण होते हैं। एक मिट्टी जिसके कण बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं। इसके बीच में एक मिट्टी आती है, इन दोनों के बीच में, कि ना तो बहुत महीन कण है और ना ही बहुत दूर दूर है। अब यहाँ पे होता क्या, हमने कहा अगर यहाँ पर पानी डाला जाए, अगर इस मिट्टी में पानी डाला जाए तो पानी जो है वो बीच में ही ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि कण इतने छोटे हैं कि उनके बीच में स्पेस नहीं है। तो क्या है, जो पानी है वो बीच में ही वहां पर क्या हो जाता है,
लॉक हो जाता है, जैसे कि हम चिकनी मिट्टी में देखते हैं कि पानी क्या है वहीं पे अटक गया। आप देखते हैं कि वो जो मिट्टी है वो सूख नहीं पाती है। अगर इस वाली मिट्टी में पानी डाला गया तो आपने कहा कि इतना स्पेस है कि जो पानी है वो इजीली क्या निकल जाता है, इस मिट्टी के कणों को पार कर जाता है। जैसे कि आप किसमें देखते हैं, रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें आप देखते हैं। बीच की जो मिट्टी है, हमने कहा कि यही मिट्टी जो होती है वो ठीक होती है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक होती है। ऐसा भी नहीं है कि जो वाटर है वो पास ही नहीं हो पा रहा है, और ऐसा भी नहीं कि वाटर एकदम पास हो जा रहा है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक है, मीडियम है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। तो आपने कहा कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। अगर क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिट्टी है, रेतीली जो मिट्टी होती है, इसमें आप खाद डालते हैं तो बीच बीच में जो खाद है उसके कण यहाँ पर ऐड हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, पानी को होल्ड करने में हेल्प करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे चिकनी मिट्टी की, तो यहाँ पर सेम यही होगा कि जो यहाँ पे खाद के कण हैं वो बीच में ऐड हो जाएंगे। अब क्योंकि इसके कण इतने छोटे थे कि पानी जो पास नहीं हो पा रहा था, बीच में जो खाद अगर ऐड हो जाती है तो पानी इजिली क्या होता है, पास हो जाता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से क्या कर रहा है, मिट्टी के स्ट्रक्चर को बचा रहा है। जैसे कि आपने कहा जल भराव और जल निकासी से बचाता है, जल भराव और जल निकासी दोनों से बचा रहा है। अगर आप क्या कर रहे हैं, खाद को ऐड कर रहे हैं, तो हमने कहा सॉइल प्रोफाइल में क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है, लास्ट पॉइंट, खाद का उपयोग खेत को पुनर्चक्रित करने का एक तरीका है। आपने कहा कि जो खाद का उपयोग खेत के कचरे को पुनर्चक्रित करने का एक तरीका है कि यहाँ पर हम खाद बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, हमने कहा कि खाद यहाँ पर काव डंग से बन रहा है। हमने कहा जो पेड़ से निकलने वाला जो भी कचरा है उससे बन रहा है। इससे क्या हुआ, हमारा जो पर्यावरण है वो भी साफ हो गया है और हमें उसके बदले क्या मिल गई है, खाद मिल गई है। अब एक और चीज हमने पढ़ी थी, हमने कहा था खाद पूरी तरह से जैविक है, इसलिए अधिक खाद का उपयोग पौधे के साथ साथ पर्यावरण के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसा नहीं है कि हमें लिमिटेड वे में ही क्या करना है, खाद का प्रयोग करना है, क्योंकि खाद यह है जैविक है। जैविक का मतलब है कि जो जीव से बनने वाली जो भी चीजें हैं। हमने कहा जो खाद है वो जैविक है, ऐसा नहीं है कि सॉइल के स्ट्रक्चर को खराब कर देगा, या फिर हमने ऐसा नहीं कहा कि इसमें कोई रसायन है, कोई केमिकल नहीं है। हम खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, आपने कहा कि मिट्टी के स्ट्रक्चर में या मिट्टी के जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। कोई नुकसान यहाँ पर नहीं है, ना ही मिट्टी को, ना ही हमारी फसल को, ना ही हमारे पर्यावरण को। इवन हमने कहा कि यहाँ पर हम अगर अधिक मात्रा में भी यूज करते तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत अधिक मात्रा तो हर चीज की बेकार होती है, लेकिन हम कंपैरिजन करें कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर खाद ज्यादा ऐड कर भी लिए तो उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कंपोस्टिंग का। कंपोस्टिंग के अलग अलग तरीके आते हैं यहाँ पर जो खाद है उसे बनाने के, उनमें से एक आता है कंपोस्टिंग। क्या होता है कंपोस्टिंग, पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट इज कंपोस्टिंग, यानी कि कंपोस्टिंग क्या है। The process of recycling farm waste material by decomposing it is called composting। कि कुछ कृषि अपशिष्ट पदार्थ को विघटित करके पुनर्चक्रित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, कृषि अपशिष्ट पदार्थों में हर एक चीजें आ जाती हैं। हमने कहा पेड़ भी आ जाएंगे, जो सड़े जो पेड़ हैं, जो सूखे पेड़ है जो सड़ जाते हैं, पत्तियां भी आएंगी। हमने कहा कि जो फूड है, जो अनाज है, वो सब चीज यहाँ पर आ जाती हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन डिकम्पोजिंग कॉल्ड कंपोस्ट। आपने कहा विघटित होने पर जो उत्पाद बनता है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा जो प्रोडक्ट हमें मिला उसे हम कहते हैं कंपोस्ट। ठीक है, द कंपोस्ट हैज हाई वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर की रचना। आपने कहा कि यहाँ पर द कंपोस्ट हैज अ हाई वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो कंपोस्ट हमारे पास आया है उसमें पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, उच्च विविधता होती है। अलग अलग पोषक तत्व, अलग अलग कार्बनिक पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। द मटीरियल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट इज एनिमल एक्सक्रीटा। खाद तैयार करने या कंपोस्ट तैयार किए जाने वाली सामग्री में हम क्या यूज करते हैं, जानवरों का मलमूत्र, सीवेज, वानस्पतिक अपशिष्ट और खरपतवार, ये सारे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कंपोस्टिंग के प्रोसेस में क्या यूज किया जा रहा है, या खाद बनाने, कंपोस्टिंग है क्या, एक खाद बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ पर हम एनिमल एक्सक्रीटा, सीवेज वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एंड वेस्ट, इन सभी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं।
तो नोट कीजिए कि कंपोस्टिंग क्या है। अब यहाँ पर आपको दिखा रखा है इस इमेज में कि कंपोस्टेबल फूड स्क्रैप है, सॉइल पेपर है, प्लांट्स है, यार्ड वेस्ट है, तो ये सारे ही क्या है आपने कहा कंपोस्टेबल है, यानी कि कंपोस्ट कर किए जाते हैं। तो एक बार आप क्या करेंगे, कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्ट क्या है, इनके जो डेफिनेशन है उसे नोट कर लेंगे। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पर कंपोस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर, जिसमें कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट दो अलग अलग प्रकार के आते हैं, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।